हाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम जो बात करने जा रहे हैं सो वी आर टू डिस्कसिंग अबाउट इंडिया एंड भूटान रिलेशंस। भूटान के किस तरह के हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे हैं और उसका इंडिया के साथ किस तरह का रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स ना, तो ज़्यादा मैं पीछे काफ़ी जाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि वो हमारे एग्ज़ाम पैटर्न से मिलता नहीं है। ठीक है, तो जितनी हमें नॉलेज होनी चाहिए हमारे एग्ज़ाम पैटर्न्स के लिए उतनी ही मैं कोशिश करूँगा इसमें बताने की। तो काफ़ी पीछे एक ही की बात करूँगा मैं। 1747 में AD 1747 में इंडिया से बुद्धिस्ट गए भूटान के अंदर और उन्होंने भूटान को बनाया। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ सीधा 1907 के अंदर। 1907 में भूटान बिकम अ कंट्री। ठीक है, भूटान एक कंट्री में बनी। ठीक है, उससे पहले क्या थे, किंगडम्स ही छोटे छोटे थे। ठीक है, तो भूटान एक कंट्री बनी 1907 में। ठीक है, वहाँ पे उस टाइम पे थे वांगजू किंग जो थे वो वहाँ पे थे, और उनको ये देखा, और सारे लोगों ने ये देखा कि हाँ इनके अंदर काबिलियत है, ये भूटान को ये मर्ज करके बना सकते हैं, जोड़ के बना सकते हैं। तो जो वहाँ के वांगजुक थे ना, तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके साथ उन्होंने मिलकर 1907 में वहाँ के वो मोनार्क बन गए। ठीक, उसके बाद क्या होता है, अभी की अगर हम बात करें, उसके बाद उन्होंने जो चेंजिंग करी है अपनी गवर्नमेंट के अंदर, तो 2007 में अप्रैल 21 2007 में उन्होंने क्या किया, मोनार्क से थोड़ा सा वो डेमोक्रेसी की तरफ उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड किया। यानी कि वहाँ पे अब क्या है, अभी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। वहाँ पे 4 पार्टीज हैं, यानी कि एक ड्रग ब्लू है, ड्रग ग्रीन है, ड्रग रेड है, ड्रग येलो है। ठीक है, तो 4 पार्टीज हैं, इलेक्शंस वगैरह होते हैं। ठीक है, बट वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट, व्हेन वी टॉक अबाउट द हेड ऑफ द स्टेट ना, तो हेड ऑफ द स्टेट जो है, हेड ऑफ द स्टेट वहाँ के मोनार्क ही होते हैं, जिनका अभी जो वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क है उनका नाम है जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, और अगर हम वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात करें जो कैबिनेट को लीड करते हैं, कैबिनेट के जो हेड हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनका नाम है जिग्मे थिल्ले। ठीक है, जिग्मे थिल्ले वहाँ के कैबिनेट हेड पार्टी हैं, जिनको हम प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक मैंने थोड़ा सा बता दिया कि भूटान का किस तरह से पुराना सिस्टम था गवर्नमेंट का और आगे किस तरह से सिस्टम रहा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अभी की अगर हम बात करें तो भूटान का ऑफिशियली नेम क्या है, किंगडम ऑफ भूटान। कैपिटल की अगर हम बात करें तो उनकी कैपिटल अभी थिम्पू है। करेंसी की अगर हम बात करें तो करेंसी वहाँ की अभी नुगुलतुरम है। ठीक है, और प्राइमरी लैंग्वेज की बात करें वहाँ की तो डुजोंगोका। ठीक है, वहाँ की जो प्राइमरी लैंग्वेज है वहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, भूटान जो है ना वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, नीचे आ गया इंडिया, ऊपर की तरफ आ गया वहाँ पे चाइना। ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री है चारों तरफ से, तो इसीलिए थोड़ा सा उसको क्या है कि कहीं ना कहीं किसी के ऊपर निर्भर होना ही पड़ता है। अब हम बात करेंगे कुछ ट्रीटीज की बात। ठीक है, कि कई सारी कौन कौन सी ट्रीटीज हुई और क्या ट्रीटीज थी वो। तो सबसे पहली ट्रीटी जो वहां पे हुई थी पुनखा, ट्रीटी ऑफ पुनखा 1910 के अंदर जो ट्रीटी ऑफ पुनखा हुई थी, जब 1907 में वांगजुक को वहां का क्या बना दिया गया, मोनार्क बना दिया गया, तो 1910 में वहां पे एक ट्रीटी हुई किसके किसके बीच में, वहां के जो मोनार्क थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, यानी कि ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, क्या ब्रिटिश इंडिया के बीच में क्या ट्रीटी हुई, उसके अंदर भूटान को एक प्रोटेक्टोरेट की तरह माना गया इंडिया का। ठीक है, प्रोटेक्टोरेट की तरह इंडिया का माना गया, यानी कि जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे भूटान के अंदर वो सारे के सारे कौन हेल्ड करेगा, वो इंडिया ही हेल्ड करेगा। ठीक है, अब जब देश आजाद हो जाता है हमारा, जब इंडिया देश आजाद हो जाता है, तो ट्रीटी ऑफ 1949 में एक और ट्रीटी हुई, फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन भूटान एंड फ्री इंडिया। वहां पे क्या था कि भूटान को कोई राइट नहीं था कि वो कोई भी आर्म्स अगर उसने खरीदने होंगे तो दूसरी कंट्री से वो आर्म्स वगैरह नहीं खरीद सकता है, वो सिर्फ इंडिया से ही आर्म्स खरीदेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या थी इसके अंदर कि अगर बाय द वे भूटान को फॉरेन रिलेशंस डेवलप करने हैं किसी भी कंट्री के साथ, बाहर फॉरेन रिलेशंस डेवलप करने किसी भी कंट्री के साथ, तो वो इंडिया की एडवाइस लेगा, उसके बाद ही वो फॉरेन रिलेशंस डेवलप कर सकता है। ठीक है, 2 बात। उसके बाद क्या हुआ कि जब 3rd ट्रीटी हुई इंडिया भूटान ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट 1972, उसके अंदर क्या था कि जब इंडिया ने ये देखा कि भूटान जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, अब अगर उसको ट्रेड करना है फॉरेन कंट्रीज के साथ तो इधर भी पैसा दे, उधर भी पैसा दे, इधर भी पैसा दे, तो किस तरह से चलेगा। तो इंडिया ने ये बोला कि भाई साहब तुमने बाहर कहीं पे भी ट्रेड करना है, तुम बिना फ्री ट्रांजिट, ठीक है, कोई पैसा नहीं ले जाएगा, तुम हमारे देश से होके गुजर के कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, फ्री चार्जेस रखे उन्होंने। ये था इसके अंदर इंडिया भूटान ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट की, फ्री ट्रांजिट है, आपको कोई इशू नहीं है, अगर आपने कहीं पे एक्सपोर्ट करना तो आप कर सकते हो। ठीक है,
फ्रॉम ऑल साइड, लाइक चाइना, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है। जब लैंडलॉक्ड कंट्री थी ये चारों तरफ से, तो इंडिया से इन्होंने बोला कि इंडिया से अगर आप इंडिया से गुजरो और कहीं पे भी ट्रेड करो। उसके बाद चौथी ट्रीटी का बुत ट्रीटी ऑफ 2007। वहां पे क्या हुआ कि हमेशा भूटान के कोई ना कोई इस तरह का आता रहता था न्यूज़पेपर्स के अंदर कि हमारे साथ गलत हुआ 1949 के अंदर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स भी ले चुके हैं वो, अगर हमने एक्सपोर्ट्स वगैरह भी करना तो हमें, मतलब उससे पहले क्या था कि इंडिया जो था बिग ब्रदर की तरह भूटान के साथ रिलेशन बना के रखा था कि हम उनके बड़े भाई, वो हमें छोटे भाई, तो उस तरह से उन्होंने रिलेशन बना के रखा हुआ था। तो इसकी वजह से भूटान हमेशा बोलता रहता था कि नहीं जी हमारे साथ गलत हुआ है। तो इसी ट्रीटी को 2007 के अंदर, द ट्रीटी ऑफ 2007, वहां पे क्या किया गया, जो ट्रीटी ऑफ 1949 जो थी ना, उसको रिवाइज किया गया। यानी कि अब इंडिया जो है वो बिग ब्रदर की तरह सामने नहीं आएगा, बल्कि वो भूटान का इक्वल पार्टनर है, ठीक है। भूटान और इंडिया दोनों इक्वल पार्टनर हैं और दोनों इक्वल पार्टनर के अकॉर्डिंगली ही आगे ट्रेड करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद क्या है कि जो उसके बाद पांचवी ट्रीटी ऑफ कॉर्पोरेशन, हाइड्रो पावर एंड प्रोटोकॉल। हाइड्रो पावर और प्रोटोकॉल में क्या है, 2006 में हुई थी ये, 2007 और 2006 के, ठीक है। 2007 में ट्रीटी ऑफ 2007 को में जो 1949 को रिवाइज किया, और 2006 में ट्रीटी हुई थी कॉर्पोरेशन हाइड्रो पावर। उसके अंदर क्या है कि जब इंडिया ने ये देखा कि सबसे ज्यादा भूटान के पास हाइड्रो पावर पोटेंशियल पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज वहां से हिमालय जाता है, ठीक है, हिमालय गुजरता है, तो हिमालय के दोनों पार्टनर भी हैं, ठीक है, इंडिया और भूटान दोनों हिमालय से पार्टनर भी हैं, ठीक है। तो इंडिया ने ये एग्री किया कि उनकी जो रॉयल गवर्नमेंट है उनको ये बताया कि आपके वहां पे हम हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो डेवलप करेंगे 10,000 मेगावाट का, और उसका उन्होंने टाइम भी रखा कि हाँ जी 2021 या 2020 के बीच में इनको हमने क्लियर करना है इस पावर प्लांट को बना के, ठीक है, 10,000 मेगावाट का। तो उसके बाद अगर हम बात करें भूटान और इंडिया की ना, तो भूटान इंडिया दोनों बाउंड है। सिर्फ जियोग्राफिकली अगर हम बात करें, सिर्फ जियोग्राफिकली स्ट्रक्चर्स की वजह से नहीं, हिस्टोरिकली भी, कल्चरली भी, स्पिरिचुअली भी, और ट्रेडिशन जो इनका दोनों का है वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट है, ठीक है, पीपल टू पीपल कनेक्ट है। और ये जो इनकी स्पेशल फ्रेंडशिप है ना, सिर्फ ये दोनों के लिए ही फायदा नहीं है ना, सिर्फ इंडिया और भूटान के लिए ही फायदा नहीं है, ये पूरी होल वर्ल्ड के लिए एक पूरे होल वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। किस तरह से, दोनों, भूटान एक ग्रीन नेशन है और हिमालय जो इकोसिस्टम है उसके दोनों के दोनों पार्टनर भी हैं। दो बात, तीसरी बात क्या है कि इंडिया और जो भूटान है दोनों के अंदर यंग पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया के अंदर भी पॉपुलेशन यंग है और भूटान के अंदर भी। चौथी बात क्या है कि जो भूटान है और इंडिया दोनों ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी के ऊपर एग्री करते हैं कि दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। चार बातें, यानी कि भूटान ग्रीन नेशन भी है, हिमालय इकोसिस्टम के दोनों पार्टनर्स भी हैं, यंग पॉपुलेशन भी है दोनों कंट्रीज के अंदर, और ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी को वो फॉलो भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया स्टेम के ऊपर फोकस करता है, स्टेम के ऊपर फोकस करता है, और भूटान भी स्टेम के ऊपर फोकस करता है। स्टेम क्या है, अगर लीडरशिप की अगर बात करें हम, तो लीडरशिप में स्टेम के ऊपर दोनों के दोनों देश जो है वो फोकस करते हैं। स्टेम क्या है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो लीडरशिप की अगर बात करें तो दोनों के दोनों इसी स्टेम के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करना चाहें तो इंडिया और भूटान जो है इनका ट्रेड जो है ना, ठीक है, 90% एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, ठीक है, इंडिया और भूटान के बीच में लार्जेस्ट पार्टनर है, ठीक है। भूटान का इंडिया जो है लार्जेस्ट पार्टनर है ट्रेड का, एक बात। दूसरी बात, इंडिया असिस्ट करता था 5 ईयर प्लान 2017 तक, भूटान आज भी 5 ईयर प्लान असिस्ट कर रहा है, ठीक है, वहां पे अभी भी 5 ईयर प्लान चलता है। और इस चीज के लिए पैसा जो दिया जाता है वो 5 ईयर्स प्लान के लिए पैसा जो दिया जाता है वो इंडिया से ही दिया जाता है, ठीक है। दो बातें। तीसरी बात, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर, जो मैंने आपको बता दिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर के ऊपर, पावर प्लांट वगैरह वहां पे 10,000 मेगावाट का बना रहे हैं, तो दोनों इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। चौथी बात क्या है कि कल्चर और पीपल कनेक्टिविटी है, ठीक है, कल्चर और पीपल टू पीपल कनेक्ट है। मेरे को लगता है इस चीज को नहीं बताने की जरूरत होगी, क्योंकि मैंने ये भी बता दिया कि बुद्धिस्ट यहीं से गए थे भूटान के अंदर, उन्होंने ही भूटान को बनाया, और एक्सटर्नल अफेयर्स कुछ भी हो तो वो सारा इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। लोग फ्री ट्रेड कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे इधर से उधर जा सकते हैं, उधर से इधर जा सकते हैं, तो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है। चौथी बात। पांचवी बात क्या है कि बॉर्डर मैनेजमेंट, 605 किलोमीटर का जो बॉर्डर शेयरिंग है इंडिया और भूटान के बीच में। और 2017 में जब चाइना के साथ डोकलाम रीजन का इशू हुआ था, ठीक है, वहां पे इंडिया और भूटान दोनों कंट्रीज ने क्या किया था, काउंटर किया था किसको, चाइना को, और वहां का जो डोकलाम रीजन का जो इशू था उसको रिजॉल्व किया था दोनों ने मिलकर,
ठीक है। और छठी बात क्या है कि रीजनल कोऑपरेशन की अगर हम बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द रीजनल कोऑपरेशन, तो दोनों के दोनों सार्क, इंडिया और भूटान जो है वो सार्क का भी पार्ट है, बिम्स्टिक का भी पार्ट है, और BBIN जो है उसका भी पार्ट है। तीनों के, सार्क के भी, बिम्स्टिक के भी और BBIN के भी, तीनों के साथ इंडिया और जो भूटान है तीनों दोनों इनका पार्ट है, ठीक है। उसके बाद इंडिया और भूटान की मैंने आपको बता दी कि सिर्फ छोटा मोटा रिलेशन है, मल्टी डायमेंशनल रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। लार्जेस्ट पार्टनर भी बता दिया मैंने आपको कि इंडिया जो भूटान का लार्जेस्ट पार्टनर है, यानी कि 98% भूटान जो है वो इंपोर्ट करता है इंडिया से और 90% एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्या बात आऊंगा कि इंडिया को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि वो क्या करे कि थोड़ा भूटान के साथ और रिलेशन अच्छा बने। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि अभी अभी क्या है कि भूटान ने रोक दिया हुआ कि जो ट्रेड होता था ना, मतलब कि जो ट्रैवलर्स आते थे इंडिया से भूटान के अंदर, तो उनको फ्री, कोई फी नहीं ली जाती थी, ठीक है। फ्री चार्जेस थे वो, ठीक है, उनको कोई फी नहीं ली जाती थी, वो आराम से आके वहां पे 150 दिन के लिए बैठ सकते थे। बट यहीं पे अगर हम बात करें आपको फॉरेन कंट्रीज की, तो फॉरेन कंट्रीज ने अगर वहां पे रहना हो ना भाई साहब, तो $250 देना पड़ेगा, यानी कि कम से कम आपको 18, यानी कि जो आपको अगर फॉरेन कंट्रीज के ट्रैवलर्स वहां पे आते हैं तो $250 देने पड़ेंगे, यानी कि आपको 18,000 रुपया वहां पे रहने का देना पड़ेगा, और साथ में आपको 2,000 रुपये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी देना पड़ेगा, यानी कि 20,000 रुपया अगर वहां पे अपने रहना है एक दिन के लिए तो 20,000 आपको पे करना पड़ेगा, जो भी ट्रैवलर चाइना, जापान या दूसरी कंट्री से वहां पे आते हैं, ठीक है। और इंडिया को फ्री रखा हुआ, तो उन्होंने कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रहो, 150 दिन के लिए आप रह सकते हो, बैठ सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको। लेकिन अभी क्या है कि उसने ये फ्री ट्रैवलर खत्म कर दिया हुआ है, यानी कि अभी उसने रख दिया हुआ 1,200 रुपया, अगर किसी भी ट्रैवलर को आना है तो वो 1,200 रुपया पे करेगा वहां पे 1 डे का रहने के लिए। अब ऐसा क्यों? अगर भूटान की अगर हम बात करें तो वो अपना जो इकोलॉजी सिस्टम है ना, उसका इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि उसका मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो किसके ऊपर है? ट्रैवलर्स के ऊपर ही है, ठीक है। तो उसका ये मानना है कि इंडिया, बांग्लादेशी और मालदीव्स, जहां से भी ये ट्रैवलर्स आ रहे थे, ठीक है, इवन दैट इंडिया से जो ट्रैवलर्स आ रहे थे, वो क्या कर रहे हैं, वहां के इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। क्या अफेक्ट कर रहे हैं कि कहीं पे भी लैट्रिन करना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं पे भी गंद कूड़ा फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, और इसकी वजह से वहां का जो इन्वायरमेंटल है, वहां का जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। अगर इन्वायरमेंट वहां का खराब हो जाएगा तो कोई बाहर से वहां पे ट्रैवलर्स आएंगे नहीं, और अगर बाहर से ट्रैवलर्स नहीं आएंगे तो उनकी जो भी इकोनॉमी है वो किस तरह से चलेगी। तो ये तो सिर्फ 1,200 ही रखा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भूटान है इंडिया के ऊपर काफी निर्भर है। अदरवाइज अगर निर्भर नहीं रहता तो मेरे को लगता है कि भूटान जो है कम से कम 10 से 15,000 रुपए चार्जेस जो है इंडिया के ऊपर भी रखता। और ये सच्ची बात है कि इंडिया अभी क्या है कि ओवरटेक कर रहा है चाइना को भी। क्या चाइना को ओवरटेक कर रहा है? अभी तक को चाइना को ये टाइटल मिला था कि वर्ल्ड के सबसे वर्स्ट ट्रेवलर्स हैं, वो सबसे वर्स्ट ट्रेवलर्स हैं, यानी कि कहीं पे भी कुछ भी गंद फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। बट अब जो भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं वहां पे ये आ रहा है कि इंडिया के जो ट्रैवलर्स हैं वो उनको ओवरटेक कर रहे हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा गंद फैला रहे हैं। इसकी वजह से भूटान ने क्या किया कि 1,200 रुपए चार्जेस वहां पे रख दिए कि हाँ जी 1,200 रुपीज अगर आपने यहाँ पे रहने एक दिन के लिए तो 1,200 रुपीज चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। ये बांग्लादेशी के लिए भी है और मालदीव्स के लिए भी, दोनों के लिए, तीनों कंट्रीज के लिए इस तरह का जो सिस्टम है अभी रखा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 2018 में जो ट्रैवलर्स थे वहां पे भूटान में, 2018 में 2,74,000 ट्रैवलर्स आए थे, जिसमें से 1,80,000 तो सिर्फ इंडिया के ही थे, ठीक है। यानी कि 65% जो ट्रैवलर्स गए थे वो सिर्फ इंडिया के ही थे। और भूटान की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वहां की पॉपुलेशन जो है वो 8 लाख के करीब है, 8 लाख के करीब है, ठीक है। 65% ट्रैवलर्स जो हैं वो इंडिया से ही जाएंगे, और अगर वो इतना ज्यादा गंद वहां पे फैलाना स्टार्ट करेंगे तो किस तरह से वहां की जो इकोनॉमिकली जो इकोनॉमी है वहां की वो चलेगी। इसीलिए भूटान ने क्या किया कि 1,200 रुपए चार्जेस जो हैं वो इन तीनों कंट्रीज के ऊपर रख दिए, इंडिया, बांग्लादेशी और मालदीव्स के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अभी इंडिया को क्या क्या स्टेप्स फॉरवर्ड करने चाहिए। पहली बात तो इंडिया को ये चीज सोचनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हम अपने ट्रैवलर्स के ऊपर ये इनको समझा दिया जाए कि कभी भी आप कहीं पे भी जाते हो तो इस तरह का काम ना करो, जो गंद वगैरह इस तरह का फैलाना ना करो। दूसरी बात क्या, इंडिया को ट्राई करना चाहिए कि वो
जो भूटान के साथ जो इंटरनल मैटर में घुसते, भूटान हमेशा ये बोलता है कि हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर इंडिया घुस जाता है, जैसे कि एलपीजी सब्सिडी, कैरोसिन सब्सिडी, एनर्जी सब्सिडी, इन चीज़ों के अंदर जो इंडिया है वो घुसता है। तो वो भूटान हमेशा से ये चीज़ बोलता है, तो इंडिया को चाहिए कि इन इंटरनल मैटर्स के अंदर थोड़ा कम घुसे, ठीक है। दूसरी बात, और क्या स्टेप्स फॉरवर्ड करने चाहिए इंडिया को ये पब्लिसाइज करना चाहिए अपना रिलेशन जो भी भूटान के साथ है। जैसे कि हमने अफगानिस्तान के साथ ये बताया कि हमारा जो रिलेशन है वहाँ के पीपल्स के साथ है, तो वैसे ये भी बताना चाहिए कि भूटान के पीपल के साथ हमारा ये रिलेशन है, ठीक है। पब्लिसाइज करना चाहिए अपना जो रिलेशन है। दो बात। तीसरी बात क्या है कि इंडिया को मस्ट एक्सप्लोर, ठीक है, न्यू एरियाज ऑफ कॉपरेशन विद भूटान। क्या क्या नए नए एरियाज के ऊपर फोकस करना चाहिए। पहली बात स्पेस, लाइक इसरो इज द चैंपियन, और स्पेस के ऊपर फोकस करना चाहिए कि ताकि दोनों मिलकर स्पेस के ऊपर कुछ नई चीजों के ऊपर फोकस करें, ठीक है। आईटी सेक्टर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स, ये तीन चीजें जो हैं इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। तो इन तीन चीजों के ऊपर भी इंडिया को भूटान के साथ कॉपरेशन करना चाहिए, ठीक है। और इंडिया और भूटान दोनों चाइना से प्रताड़ित हैं, ठीक है। दोनों प्रॉब्लम फेस करते हैं किससे, चाइना से, और दोनों मिलकर काउंटर कर सकते हैं चाइना को, ठीक है। अगर ये थोड़े छोटे मोटे जो रिलेशंस हैं इनको अगर खत्म, जो भी डिस्प्यूट्स हैं इनको अगर खत्म कर दें। बाकी अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो इंडिया भूटान का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, और आज भी इंडिया भूटान का रिलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। बस थोड़े से छोटे मोटे ये इश्यूज हैं इन्हीं के ऊपर है, और ये दोनों जैसे साथ में होंगे तो ये चाइना को काउंटर कर सकते हैं, और ये दोनों कंट्रीज के लिए चाइना को काउंटर करना दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। लास्ट पे एक मैं अलग इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि लुआना नाम से एक मूवी आ रही है, ठीक है। ये ऑफिशियल एंट्री रहेगी ऑस्कर के अंदर, ठीक है। ऑस्कर के अंदर ऑफिशियल एंट्री रहेगी लुआना मूवी के अंदर। लुआना मूवी के अंदर उन्होंने ये दिखाया, थोड़ा सा इतिहास दिखाया कि किस तरह का जो अपना भूटान का इतिहास किस तरह का रहा है, ठीक है जी। ये सारा का सारा इंडिया और भूटान का रिलेशन भी बता दिया मैंने, भूटान का हिस्टोरिकली से भी बता दिया कि किस तरह से वो बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा कल हम किसी और कंट्री के ऊपर बात करें, डिस्कशन करें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।